हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR एडवर्स पर। तो आज हम यहाँ पर गुप्त वंश डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम मौर्य वंश पढ़ा दिए हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं गुप्त वंश के बारे में, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ जाननी जरूरी है कि गुप्त वंश के पहले मौर्य वंश ऐसा शासन था, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ था, पूरे मगध पर सबसे अच्छा शासन किया था और साम्राज्य अपना बहुत बड़े पैमाने पर स्थित कर लिया था। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद से कई सारे छोटे छोटे वंश आए, राजा हुए, उनके संस्थापक हुए। ठीक है, लेकिन वो उतना चल नहीं पाए और इतिहास में उनकी जानकारी तो मिली लेकिन कुछ खास जानकारियाँ नहीं मिली हैं। ठीक है, कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए उन छोटे छोटे वंश पर, कुछ अपना आधिपत्य हासिल किए विदेशी आक्रमण करके। ठीक है, तो कई सारे साम्राज्य ऐसे स्थापित हुए मौर्य वंश के बाद में। लेकिन मौर्य वंश के बाद में अगर कोई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य हुआ है तो वो गुप्त वंश हुआ। कौन सा वंश हुआ है? गुप्त वंश हुआ है। तो आखिर में इस गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलेगी कहाँ से और ये गुप्त वंश आए कहाँ से थे? तो कहा जाता है ऐसा कि ये जो गुप्त वंश था ये कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, अब इसके बाद से ये सामंत थे, बाद में ये क्या किए, अपना खुद का राज्य स्थापित किए और गुप्त वंश की स्थापना इन्होंने किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, क्या स्रोत ऐसे मिले, किन किन जगहों से मिले जिससे हम गुप्त वंश के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो गुप्त वंश की जानकारी के लिए हमें कुछ साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए, कुछ ग्रंथ से हमें जानकारी मिला, कुछ विदेशी विवरण से हमें जानकारी मिला। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में जैसे वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, कालिदास की रचनाएं हैं जिनमें गुप्त वंश के चर्चा किए गए हैं, मुद्रा राक्षस किताब है। ठीक है, तो उससे हमें किसके बारे में पता चलता है? गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब जैसे ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ, आर्य मंजुली, मूलकल्प, ठीक है, वसुबंध चरित, इन सब से हमें गुप्त वंश के शासन के बारे में पता चलता है। अब विदेशी विवरण जैसे फाहियान आए थे और वेनसांग आए थे। ठीक है, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जानकारी तो दी थी, साथ ही साथ में ये गुप्त वंश के बारे में भी अपनी पुस्तक में जानकारी दी है। और फाहियान भी जो हैं ये चीनी यात्री थे, इन्होंने भी गुप्त वंश के बारे में काफ़ी चर्चा किया है अपनी पुस्तकों में। ठीक है, तो ऐसे ऐतिहासिक स्रोतों से हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है और उनका सहारा लेकर के हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कुषाणों के शासकों के सामंत थे। ठीक है, अभी आपको बताया कि कुषाणों के सामंत किसको माने जाते हैं? गुप्त वंश को माना जाता है। ठीक है, अब अधिकतम इतिहासकारों का ये मानना था कि ये किस जाति के थे। ठीक है, तो कुछ लोग कहते थे कि ये वैश्य थे। क्या थे? वैश्य थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था, कुछ इतिहासकारों का, कि ये शूद्र थे। ठीक है, लेकिन आज भी ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है कि एग्जैक्टली ये थे क्या। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में वैश्य रखते हैं, सेकंड प्रायोरिटी में शूद्र रखते हैं। ठीक, अब देखा जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं कि कब स्थापना हुआ, कौन किया था, कैसे कैसे कौन कौन से राजा आए। ठीक है, चलिए गुप्त वंश सबसे पहले स्थापना किसने किया? श्रीगुप्त ने किया। इन्हीं को क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। अब कब इन्होंने स्थापना की? 240 ईसा में की है। ठीक है, और 240 से 280 ईसा तक इन्होंने शासन भी किया है। अब देखा जाए तो इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गुप्त वंश में महाराजा की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। इन्हीं को क्या कहा जाता है? संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद से कौन आते हैं? घटोत्कच आते हैं। ये कौन थे? श्रीगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, घटोत्कच। तो ये उत्तराधिकारी बन जाते हैं और महाराजा की उपाधि धारण करते हैं ये भी। आगे देखते हैं, आगे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम महत्वपूर्ण राजा बने। ठीक है, इनका जो गुप्त वंश में है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, और ये सबसे पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह किससे किया? तो ये लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारी देवी से किया था इन्होंने शादी। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईसा में गुप्त संवत की शुरुआत की, यानी कि ये जो कैलेंडर है ना गुप्त संवत, उसकी भी शुरुआत इन्होंने की थी। कब? 319 ईसा पूर्व में।
अब देखिए संवत में एक संवत आता है शक संवत, ठीक है, एक कौन सा संवत आता है, शकों द्वारा लाया गया था शक संवत, और एक आता है गुप्त संवत, ठीक है। अब इनके बीच में अगर देखा जाए गैप कितने साल का होता है, तो इनके बीच में जो गैप है वो 242 वर्षों का है, ठीक है। शक संवत और गुप्त संवत के कैलेंडर में इतना गैप है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं समुद्रगुप्त की तरफ। ये गुप्त वंश के इंपॉर्टेंट शासक हुए थे, ठीक है। अब ये किसके पुत्र थे, कुमार देवी के, यानी कि जो लिच्छवी की राजकुमारी थी जिनसे शादी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, उनके पुत्र कौन थे, समुद्रगुप्त थे, ठीक है। अब आपको इनको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। अब लिच्छवी दौहित्र के अलावा भी इनके अन्य नाम है, ठीक है, जैसे इनके और क्या नाम है, 100 युद्धों का विजेता भी इन्हीं को कहा जाता है, 100 युद्धों का विजेता भी समुद्रगुप्त को उपाधि मिला है, ठीक है। धरणी बंध का उपाधि मिला है, ठीक है, लिच्छवी दौहित्र का उपाधि मिला है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, ठीक है। अब इन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत लिया था, ठीक है, और अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी कि गुप्त वंश में इन्होंने उसे मिला लिया। और दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण भारत में इन्होंने 12 राज्यों को पराजित किया और वहाँ पे भी अपना शासन स्थापित कर लिया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के ये आता है कि इन्होंने उत्तर भारत में कितने राज्यों को जीता था, तो 9 राज्यों को जीता था, ठीक है। और देखा जाए दक्षिण भारत में कितने राज्यों को जीता था, तो 12 राज्यों को इन्होंने पराजित किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एक थे जिनका नाम था हरिसेन, ठीक है। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की है, ठीक है, जो कौन सी शैली में लिखी गई है, चंपू शैली में लिखी गई है, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो आपको इस पीडीएफ में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा बताया जाता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके इसको ज़रूर नोट कीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चंपू शैली में ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुप्त वंश में दरबारी कवि कौन थे समुद्रगुप्त के समय पे, तो आप क्या बताएंगे, हरिसेन थे, ठीक है। और इन्होंने इलाहाबाद की प्रशस्ति की रचना कौन सी भाषा में की है, तो चंपू शैली में की है, ठीक है। अब समुद्रगुप्त जो था ना, ये संगीत का बहुत प्रेमी था, ठीक है। इसी से अनुमान लगाया जाता है क्योंकि इसने शासन के दौरान सिक्के जो चलवाए थे, ठीक है, उस पर स्वयं को वीणा बजाते हुए अंकित किया है चित्रों पर, ठीक है। चित्र अंकित किया किस पे, सिक्कों पर स्वयं को वीणा बजाते हुए दिखाया। तो कौन दिखाया, वो समुद्रगुप्त ने दिखाया है। और इससे ये भी पता चलता है कि ये संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। आगे देखते हैं रामगुप्त, ठीक है। अब समुद्रगुप्त के बाद से अगला शासक जो बनते हैं वो रामगुप्त बनते हैं, लेकिन ये अयोग्य शासक साबित होते हैं, ठीक है, उतने अच्छे से ये अपने शासन को चला नहीं पाते हैं। अब इसके बाद से इंपॉर्टेंट जो शासक आते हैं, इंपॉर्टेंट शासक आते हैं वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चलिए अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ने से पहले कुछ आपको समुद्रगुप्त के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। तो वो 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं कौन कौन सी थे, तो सबसे पहला जो था गरुड़ था। क्या था, गरुड़, ठीक है, यानी कि सबसे भारी मुद्रा इसी को मानी जाती है। सोने के सिक्के में सबसे भारी मुद्रा गरुड़ को मानी जाती है, ठीक है। दूसरा जो चलवाया था उसका नाम था व्याघ्रहंत्रा, ठीक है, यानी कि बाघ मारते हुए खुद को दिखाए हैं, ठीक है। अब उसके बाद से तीसरे सिक्के पे ये धनुर्धर, ठीक है, धनुर्धरी बनवाए हैं, ठीक। तो अपने आप को ये उस पर धनुष चलाते हुए दिखाया है, ठीक है। अब वीणा वाहक यानी कि स्वयं को वीणा बजाते हुए भी सिक्के पे दिखाए हैं, ये भी आपको हम बताएं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ कराते हुए भी दिखाया गया एक सिक्कों पर इनके। और एक सिक्का जो 6वां सिक्का है वो परशु है, यानी कि परशुराम का फरसा उस पर बना है। ये सब चित्र जो है 6 प्रकार के सिक्कों पर अंकित किए गए हैं, और वो 6 सिक्के किसके होते हैं, स्वर्ण के सिक्के होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे यहाँ पे पढ़ा रहे थे आप लोगों को क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में स्टार्ट करना था, ठीक है। अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बने थे। अब इन्होंने क्या किया था, मालवा पर व गुजरात पर क्या किया, शक शासकों को पराजित कर दिया था। तो मालवा और गुजरात में उस वक्त पे शक शासक थे, उन्हें पराजित किया, और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, तो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की। अब देखिए
चंद्रगुप्त के और भी उपनाम हैं या फिर अन्य नाम हैं, जैसे क्या क्या नाम है इनके, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एक उपाधि इनको मिली है सकारी। कौन सी उपाधि मिली है? सकारी की उपाधि मिली है। ठीक है, एक नाम इनका और है देवगुप्त। ठीक है, फिर एक नाम है देवराज, देवराज हो गया, देवगुप्त हो गया। आगे बता रहे हैं परम भागवत भी इन्हीं का जो है उपनाम है, चंद्रगुप्त सेकंड का। चंद्रगुप्त सेकंड के ये सारे उपनाम दिए गए हैं। अब ये कौन से धर्म को मानते थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये वैष्णव धर्म को सबसे ज़्यादा मानते थे। आगे देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का ये पहला शासक था जिसने किसके सिक्के चलवाए थे? चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली लौ स्तंभ से क्या ज्ञात होता है कि इन्होंने बंगाल पर भी अपना विजय प्राप्त किया था। ठीक है, मालवा और गुजरात के साथ साथ इनके जो विजय की प्राप्ति है, ठीक है, ये महरौली स्तंभ में लिखा गया है कि बंगाल पर भी इन्होंने अपना विजय प्राप्त किया था। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शादी किससे की थी, ये चीज़ जाननी जरूरी है। तो इनके भाई थे रामगुप्त, ठीक है, जो अयोग्य शासक हुए थे। ठीक है, तो उनकी विधवा थी, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी विधवा थी कौन? ध्रुव देवी। ठीक है, ध्रुव देवी। ठीक है, उनसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शादी कर ली थी। और उसके बाद से इनकी पुत्री एक हुई थी जिसका नाम क्या था? प्रभावती। इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती इनकी पुत्री का नाम था। ठीक है, अब प्रभावती का शादी किससे किया गया था? तो ये महाराष्ट्र के एक शासक थे वाकटाक राज्य के, जिनका नाम था रुद्रसेन सेकंड। क्या नाम था? रुद्रसेन सेकंड। इससे किसकी शादी की गई थी? तो प्रभावती की शादी की गई थी। प्रभावती कौन थी? प्रभावती ये चंद्रगुप्त सेकंड की कौन थी? पुत्री थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। ये किसकी विधवा थी? तो ये रामगुप्त की विधवा थी। अब देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, 9 विद्वान रहते थे। इन्हीं के दरबार में कितने विद्वान रहते थे? तो 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें क्या कहा गया है? तो नवरत्न कहा गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन से लोग थे? सबसे पहले थे धन्वंतरी। कौन थे? धन्वंतरी थे। ठीक है, अब ये किसके ज्ञाता थे? आयुर्वेद के ज्ञानी थे। ठीक है, उसके बाद से आते हैं छपड़क। ठीक है, ये विद्वान नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे। तीसरे हैं शंकु, ये ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। चौथा बेताल भट्ट, ये तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। ठीक है, उसके बाद से घटपर्णी आते हैं, ये जो थे कवि थे। ठीक है, छठवां आते हैं वररुचि, ये व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञानी थे। व्याकरण पहले बोला जाता था ना, तो व्याकरण के ये ज्ञानी थे। सातवें कौन हुए? अमर सिंह हुए। ठीक है, ये कौशकार से संबंधित कार्य जो है पूरा देखते थे। आगे आते हैं 8वें नंबर पे वराहमिहिर। ठीक है, ये खगोल विज्ञान थे। ठीक है, और 9वें जो आते हैं कालिदास, ये संस्कृत के महाकवि थे। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि कालिदास किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे ये। और कालिदास को ही क्या कहा जाता है? कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आए थे। अभी आपको ऊपर बताए हैं जिनसे गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन थे वो? फाहियान थे। ठीक है, फाहियान जो थे ये आए थे। ये किधर से आए थे? तो ये मध्य एशिया से होते हुए भारत आए थे। और ये कितने साल तक रहे थे? 15 साल तक इन्होंने यहाँ पे रहा था। और ये विदेशी यात्री, और इनकी एक पुस्तक है फो क्यू की। कौन सी किस पुस्तक है? फो क्यू की, सॉरी ये क्यू कर लीजिएगा इसे, फो क्यू की। ठीक है, इनकी पुस्तक है। इससे जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और 15 साल तक ये रहे थे यहाँ पे। फिर बंगाल के बंदरगाह से होते हुए ये श्रीलंका चले गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गुप्त वंश का अगला शासक देखते हैं कौन थे। तो ये कुमारगुप्त हुए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त अगला शासक बने थे। और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था। देखिए, अब कुमारगुप्त को भी उपाधि मिली थी। ठीक है, तो इन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? तो इनको महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? महेंद्रादित्य।
द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अभिलेख जो मिले हैं वो कुमारगुप्त के ही शासनकाल के समय में अभिलेख मिले हैं, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे, तो समुद्रगुप्त से है, ठीक है। ऐसे बहुत से अभिलेख हैं गुप्त काल के जिनमें सर्वाधिक सिक्के और अभिलेख जो है कुमारगुप्त के मिलते हैं, ठीक। और अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया था, तो कुमारगुप्त ने करवाया था, ठीक है। बिक्सर के अभिलेख में इस बात की जानकारी दी गई है। कौन से अभिलेख में, बिक्सर के अभिलेख में इस बात की जानकारी दी गई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला शासक जो हुए थे कुमारगुप्त के बाद से वो स्कंदगुप्त हुए थे। कौन हुए थे, स्कंदगुप्त, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिएगा, स्कंदगुप्त जो हुए थे ये कुमारगुप्त के बाद से अगले शासक हुए थे, ठीक है। और देखा जाए तो 46 बार हूणों को हराने वाला कोई शासक बना था तो वो स्कंदगुप्त थे। इन्होंने मलिच्छ, हूण मतलब कि मलिच्छ जाति थे, ठीक है। वो अचानक से आते थे और लूट के चले जाते थे, ठीक है। तो इन्होंने 46 बार हूणों को हराया था। और हूण रहते कहाँ थे, तो ये पंजाब के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहते थे, ठीक है। तो इनको ये हराए और भारत से हूणों को इन्होंने भगा भी दिया। देखिए, अब ये हूणों को तो हराया तो इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त कहाँ से होती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से जो होता है, जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त ने 46 बार हूणों को हराया और इन्होंने पुष्यगुप्त को भी हराया है। तो इसकी जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है, तो ये होती है भितरी अभिलेख से प्राप्त। कौन से अभिलेख से, भितरी अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से इस स्कंदगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। अब स्कंदगुप्त के बाद से कौन से शासक आते हैं, तो भानुगुप्त शासक आते हैं, ठीक है। अब इनके शासन की जानकारी कौन से अभिलेख से पता चलती है हमें, तो एरड़ अभिलेख से इनकी जानकारी पता चलती है, ठीक है। और एरड़ अभिलेख में ही हमें ये भी पता चलता है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य जो है कौन से अभिलेख में मिलता है, कि एरड़ अभिलेख में, कि पहले के टाइम पर कैसे सती प्रथा जो व्यवस्था थी ये थी। इन सब के बारे में जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलता है, तो एरड़ से मिलता है, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक जो हुआ था, कौन हुए थे, वो विष्णुगुप्त हुए थे, ठीक है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, ठीक है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य जो होता है इसमें छोटे छोटे शासक आए गए तो ये छिन्न भिन्न हो जाता है और उतना शक्तिशाली नहीं रह जाता है ये शासक। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि गुप्तकालीन रचनाएं एवं उनके लेखक, ठीक है। तो अक्सर ये हिंदी के भी हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, और आपके इतिहास के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि गुप्तकालीन रचनाएं और उनके लेखक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, मालविकाग्निमित्रम हो गया, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, ठीक है। ये सारी पुस्तक किसकी हैं, तो कालिदास की हैं, ठीक है। आगे जो होता है मुद्रा राक्षस हो गया, देवी चंद्रगुप्तम हो गया, ये किसकी पुस्तक है, विशाखा दत्त की, ठीक है। फिर 10वां जो है मृच्छकटिकम, ये शूद्रक की पुस्तक है। अमरकोश किसकी पुस्तक है, तो अमर सिंह की है, ठीक है। नाट्यशास्त्र किसका है, तो ये भरत मुनि का है, ठीक है। और कामसूत्र किसका है, तो वात्स्यायन का है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसार कामंदक का है, ठीक है। इन सब लेखकों के द्वारा जो भी रचनाएं की गई हैं इनसे गुप्त वंश की कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और ये गुप्तकालीन रचनाएं हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब उस टाइम पे ये चीज़ देखा जाए कि गुप्त काल में समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो गुप्त काल में परंपरागत रूप से यहाँ पे भी 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो ये 4 वर्ग में डिवाइडेड थे। अब गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा दिया जाता था, ठीक है। अब ये बात पता कहाँ चलती है, तो एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का पहला प्रमाण पता चलता है और बाल विवाह को भी बढ़ावा मिलता था, ये भी बात एरड़ अभिलेख से पता चलती है, ठीक है। तो एरड़ अभिलेख संबंधित किससे है, तो वो भानुगुप्त से संबंधित है, ठीक है। अब गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पे आधारित थी, तो सबसे ज़्यादा ये आधारित जो थी ये कृषि पर आधारित थी, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर पर ही लोग डिपेंडेंट थे ज़्यादा, और भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन होता था। यानी कि राज्य को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो कर मिलता था हमें वो कहाँ से मिलता था, तो कृषि से, यानी कि भू राजस्व से ही मिलता था, ठीक है। अब भू राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था, यानी कि 1/6 हिस्सा जो होता था कुल आय का वो भू राजस्व ही अकेले रहता था। आगे बढ़ते हैं, अन्य कर के बारे में देखते हैं। तो और कौन कौन से कर थे जो आपके गुप्त काल में लगाए जाते थे, तो जैसे वृष्टि हो गया, ये बेकार या फिर निःशुल्क श्रम रहता था जो लगाया गया था, ठीक है। बलि गुप्त काल का धार्मिक कर था, ये बलि, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसे
जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक हो गया वात भूत, पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर, ठीक है। भट्ट या भट्ट, ये पुलिस कर होता था, यानी कि जो भी शासन व्यवस्था चलती थी, प्रशासन रहता था, उनके लिए भट्ट या फिर भट्ट कर रहता था, ठीक है। फिर प्रणय, ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य कर, ठीक है। चारासन, यानी कि चारगाहों पर शुल्क जो लगा था। फिर चाटन आता है, ये लुटेरे द्वारा उत्पीड़ित से मुक्ति का कर रहता था। जो लुटेरे थे, लूट के चले जाते तो उनके उत्पीड़ित से जो लोग मुक्ति करवाने के लिए, उनके लिए कर लगाया जाता था। फिर दशापराध मुक्त, 10 प्रकार के अपराधों पर किए गए जुर्माने लगते थे, ठीक। आगे जो आता है नेक्स्ट अंतिम, हलदंड, हल पर लगाया जाने वाला कर ये रहता था, ठीक है। तो आई होप आपको ये कर समझ में आ गया होगा। आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। अब अन्य तथ्य कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो गुप्त काल के बारे में इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जान लीजिए, ठीक है। तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोने के सिक्के चलाए गए थे। वो भी गुप्त काल में कितने प्रकार के सोने के सिक्के चलाए गए थे? तो 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। समुद्रगुप्त स्वयं को बीड़ा बजाते हुए भी सोने के सिक्के पर अंकित किया था, ठीक है। आगे जो पॉइंट है, गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का उल्लेख भी पता चलता है, ठीक है। एरड़ अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में पता चलता है। एरड़ अभिलेख संबंधित किससे? तो भानुगुप्त से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी, ठीक है। देश का सर्वोच्च कौन होता था? राजा। तो उस टाइम पे राजतंत्र जैसी व्यवस्था थी, ठीक है। यानी कि राजा का तंत्र, राजा ही पूरे देश को संभालता था, ठीक है। तो देश सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी और इसका जो सबसे सर्वोच्च रहता था, हेड रहता था, वो कौन माना जाता था? तो राजा माना जाता था, ठीक है। अब शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती थी? तो गांव मानी जाती थी, ग्रामीण के अधीन होती थी। अब गुप्त काल में ही स्वर्ण मुद्रा के दिनार कहा जाता है, ठीक है। गुप्त काल में ही स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। दिनार एक तरीके की मुद्रा जैसे होता ना, तो उसका दूसरा नाम है दिनार। तो स्वर्ण मुद्रा का दूसरा नाम गुप्त काल में दिनार होता था, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। बिना देरी किए कुछ इंपॉर्टेंट PYQ कर लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। कुछ PCS में आया है, SSC के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। RRB के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त हुए थे, ठीक है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज किसे माना जाता है? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या फिर गुप्त काल? तो गुप्त काल को माना जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एरड़ अभिलेख का संबंध किससे? एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अभी आपको 3-4 बार बता दिए हैं, ठीक है। और इसी से एरड़ अभिलेख से संबंध किसका है? सती प्रथा के बारे में जानकारी हमें मिलती है, बाल विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। तब के समय पे बाल विवाह पर ज़्यादा जोर दिया जाता था गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त युग में जो विद्यालय प्रसिद्ध था वो कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना किसने करवाई, कब करवाई, कहाँ पे करवाई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे आता है फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ही आए थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों को उन्मूलन करने के बाद, यानी कि शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद से इन्होंने चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इनका एक और उपनाम उसी समय पड़ा था, क्या नाम था उसका? सकारी, ठीक है। सकारी उपनाम भी उसी समय पे इनका पड़ा था, ठीक है। अब गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। अमर कोश के लेखक अमर सिंह किसके शासन के दरबार से जुड़े हुए थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासन दरबार से जुड़े हुए थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था, ठीक है। शक संवत और गुप्त संवत के बीच में कितने सालों का अंतर है? तो 242 वर्षों का अंतर है, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और आपकी जो भी नीड हो, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।